गुड मॉर्निंग क्लास, आपका स्वागत है अंकिता शर्मा केमिस्ट्री में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो अब अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, हम लोग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि डी ऑर्बिटल्स के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, डी जनरेट होते हैं, यानी सबकी एनर्जी बराबर होती है। लेकिन जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स भरा जाता है, अगर सिमेट्रिकली भरा गया है, जैसे D5 में होता है या D10 में होता है, तो सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर है, तो उसमें स्प्लिटिंग नहीं होगी। लेकिन अगर एसिमेट्रिकली भरा जाता है डी ऑर्बिटल्स को, तो क्या हो जाता है, उसमें स्प्लिटिंग हो जाती है। अब आप जानते हैं कि डी ऑर्बिटल्स जो होता है वो T2G और EG में स्प्लिट कर जाता है ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द लिगेंड्स। और EG में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, DZ² DX² माइनस Y²। और T2G में कौन ऑर्बिटल्स होते हैं, DXY DYZ और DXZ। तो अब जब कोई क्या होता है कि देखिए, EG के ऑर्बिटल मैंने जैसा कि बताया DZ² और DX² माइनस Y² होते हैं। अब माना गया कि DZ² में अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है DX² माइनस Y² के, तो उससे क्या होता है कि जो लिगेंड्स जब अप्रोच करते हैं, जेड एक्सिस के अलोंग जो लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे उसको ज्यादा रिपल्शन फेस करना पड़ता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो जेड एक्सिस के अलोंग जो बॉन्ड होते हैं वो लंबे हो जाते हैं, और जो ये XY के अलोंग एक्सिस के अलोंग जो बॉन्ड्स होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। इसीलिए इसको हम लोग जेड आउट भी कहते हैं, इलोंगेशन अलोंग द जेड एक्सिस, या फिर इसको टेट्रागोनल इलोंगेशन भी कहा गया। आप नोट डाउन कर लें। इसका एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगी मैं जेड आउट का। जैसे देखिए D4 का केस है, D4 आपका लो स्पिन का केस है। तो D4 लो स्पिन में क्या होता है, पहले आप डी ऑर्बिटल बना दीजिए, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। ये फर्दर क्या होगा, ये स्प्लिट होगा, EG ऑर्बिटल हो गया आपका, और ये क्या हो गया, ये T2G ऑर्बिटल हो गया। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, किस में, EG ऑर्बिटल में। इसकी वजह से क्या होगा, जो ये मान लेते हैं DZ² है और ये DX² माइनस Y²। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया Z एक्सिस के अलोंग उसको ज्यादा रिपल्शन फेस करना पड़ेगा, इसीलिए Z आउट हो जाएगा, या टेट्रागोनल इलोंगेशन भी कहते हैं उसको, जिसकी वजह से Z के अलोंग जो ये बॉन्ड्स होंगे वो लंबे हो जाएंगे। ये कुछ आप ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ मेटल सेंटर पे है, तो ये जो 2 बॉन्ड्स है वो बहुत लंबे हो गए, और ये 4 बॉन्ड्स जो हो गए छोटे हो गए। इसी को क्या कहते हैं, Z आउट भी कहते हैं, या फिर इसको कहते हैं हम लोग टेट्रागोनल इलोंगेशन। ठीक है, आप लिखिए। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा केस टेट्रागोनल इलोंगेशन का, या फिर जिसको क्या कहते हैं, जेड आउट, जिसमें जेड एक्सिस के अलोंग जो बॉन्ड्स होते हैं वो लंबे हो जाते हैं ड्यू टू द फिलिंग ऑफ और हैविंग 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन DZ² ऑर्बिटल। इसमें क्या है कि DX² और Y² ऑर्बिटल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो X और Y एक्सिस के अलोंग जो बॉन्ड्स होते हैं वो लंबे हो जाते हैं, और लिगेंड्स जो है वो Z एक्सिस के अलोंग ज्यादा क्लोजली अप्रोच करता है, जिसकी वजह से Z एक्सिस के अलोंग जो बॉन्ड होता है वो कंप्रेस हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होते हैं, हम लोग को XY एक्सिस के अलोंग 4 लंबे बॉन्ड देखने को मिलते हैं, और Z एक्सिस के अलोंग छोटा बॉन्ड हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग प्रीवियस केस का ही एग्जांपल ले सकते हैं, D4 के केस का। ठीक है, ये आपका डी ऑर्बिटल हो गया, 1 2,
इस बार मैंने डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये क्या कहते हैं, जो 4 बॉन्ड्स है एक्स वाई एक्सिस के अलोंग वो लंबे हो जा रहे हैं, और जो जेड एक्सिस के अलोंग बॉन्ड है वो छोटे हो जा रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये मेटल है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड कंप्रेस हो गया और ये बॉन्ड इलोंगेट हो गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको टेट्रागोनल कंप्रेशन भी कहते हैं। आप जब इसको देखेंगे, ये आपको जब बॉन्ड मतलब आप इस कॉम्प्लेक्स को देखेंगे तो एक समझिए कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, आपको नीचे वाला जेड बॉन्ड नहीं दिखेगा। जब जेड आउट होता है तो ऊपर वाला जो बॉन्ड होगा आपको लंबा दिखेगा, और जब जेड इन होता है तो नीचे ये जो जेड अलोंग जेड के एक्सिस के अलोंग जो बॉन्ड है वो आपको छोटा दिखेगा। अब हम लोग ने जेड इन और जेड आउट के बारे में पढ़ा, तो अब मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जो आपका जेड आउट होता है, जेड आउट इज मोर फेवरेबल देन जेड इन। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जेड आउट के केसेस में आपके दो जो, अगर आप किसी चीज को खींचते हो तो जाहिर सी बात है, वो अगर जेड एक्सिस के अलोंग दो बॉन्ड्स को पुल किया जा रहा है तो जेड एक्सिस के अलोंग दो बॉन्ड्स कमजोर हो रहे हैं, ठीक है। ये होता है केस जेड आउट के केस में। लेकिन जेड इन में क्या होता है, आप दो बॉन्ड्स को कंप्रेस कर रहे हैं और 4 बॉन्ड इलोंगेट हो रहे हैं, तो यहाँ 4 वीक बॉन्ड्स है। यहाँ जेड आउट यहाँ पे 4 वीक बॉन्ड्स है, तो कंपैरेटिवली यहाँ पे चूंकि जेड आउट के केस में 2 ही वीक बॉन्ड होते हैं, तो इट इज मोर फेवरेबल देन जेड इन। इसका रीजन ये है, जैसे ये मेटल है, along y x z एक्सिस दो बॉन्ड्स वीक हो रहे हैं, यहाँ 2 बॉन्ड्स वीक हो रहे हैं इसलिए, और यहाँ इसके केस में क्या हो रहा है, इसके केस में हो रहा है यहाँ 4 बॉन्ड वीक हो रहे हैं, ठीक है, 4 बॉन्ड वीक। इसीलिए क्या होता है, जो जेड आउट का केस होता है दैट इज मोर फेवरेबल देन जेड इन, ठीक है। ये इससे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ 4 बॉन्ड्स कमजोर हो रहे हैं और यहाँ क्या हो रहा है, 2 ही बॉन्ड कमजोर हो रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं किन कॉम्प्लेक्सेस में स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर, पहले हम लोग डीजेनरेसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था D4 के केस में, तो D4 की अगर बात की जाए तो ऑर्बिटल्स को 2 तरीके से भरा जाता है इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। या तो ऑर्बिटल में ऐसा हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल dz स्क्वायर ऑर्बिटल में हो, और या फिर और क्या इसको ऐसा भरा जा सकता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है, डबली डीजेनरेट। डबली डीजेनरेट का मतलब क्या हुआ, इन दोनों ऑर्बिटल्स में अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी भरा जा सकता है और यहाँ पे भी भरा जाता है। डीजेनरेट का मतलब वो ऑर्बिटल्स की एनर्जी लगभग एनर्जी बराबर है, ठीक है। उसके अलावा आप ट्रिपली डीजेनरेट का भी केस कर देख सकते हैं, जैसे D1 के केस में देख लीजिए। तो D1 के केस में क्या होगा, यहाँ T2G भराएगा, तो T2G आप 3 तरीके से भर सकते हैं, या तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो, या फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो, या फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो। तो आप देख रहे हैं कि 3 तरीके से हम एक इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं, 3 वेज से। तो डीजेनरेसी को हम लोग नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ वेज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ट्रिपली डीजेनरेट है, यानी 3 तरीके से डी ऑर्बिटल को भरा जा सकता है, ठीक है। आप नोट डाउन कर लें। तो आइए हम लोग देखते हैं किस केस में स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है, किस केस में वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है, और किस केस में कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होता। तो देख लेते हैं आप, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ठीक है। पहला केस हो गया आपका D4 का। तो D4 को आप कैसे भरेंगे, ये एक तरीका है और ये एक तरीका हुआ।
तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि D4 को दो तरीके से भरा जा सकता है। इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, सेम है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डबली डीजेनरेट। उसके अलावा आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट केस हो जाएगा आपका D9 का। D9 को भी भरने का सिर्फ दो तरीका हो सकता है। या तो जो एक इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल में जाए, या फिर एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल, ये भी क्या है, डबली डीजेनरेट है। उसके अलावा क्या हो गया, उसके अलावा आपका हो गया D7 का केस। D7 के केस में क्या होगा, D7 लिख लीजिए और D7 लो स्पिन होगा, ठीक है ऐसे, हाँ ठीक है। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। और एक तरीका क्या हो जाएगा, एक तरीका हो जाएगा इन सब केसेस में आपने क्या देखा है, जहां स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो रहा है वो सारे केसेस क्या है, डबली डीजेनरेट के केस है। तो जब भी डबली डीजेनरेट होगा डी का ऑर्बिटल, तो वहां स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पाया गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। देखिए वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन किस में पाया गया। पहला केस है आपका D1। तो D1 को भरने का कितना तरीका हो सकता है, ये एक तरीका है, या फिर ये एक तरीका है, या फिर ये एक तरीका है। तो अब यहां क्या देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को भरने के तीन वेज हैं, इसलिए क्या है, ट्रिपली डीजेनरेट। ट्रिपली डीजेनरेट होने के कारण ही क्या है, ये वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट केस देख लेते हैं D2 का। D2 में भी क्या होता है, आप तीन तरीके से इसको भर सकते हैं, या तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहां हो, या तो ये दो इलेक्ट्रॉन या ऐसे फील्ड हो, या फिर ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे फील्ड हो। तो ये भी क्या है, ट्रिपली डीजेनरेट। लास्ट केस देख लेते हैं, वो है आपका D6 लो स्पिन होगा, सॉरी हाई स्पिन का, D6 हाई स्पिन का। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। या तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर सकते हैं, या फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर सकते हैं, या फिर ऐसे। तो ये भी आप क्या देख रहे हैं, ये भी ट्रिपली डीजेनरेट है। तो ये जब भी ऑर्बिटल ट्रिपली डी ऑर्बिटल को ऐसे अरेंज फिल किया जाएगा कि वो ट्रिपली डीजेनरेट है, तो वहां वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है। और जब भी डबली डीजेनरेट है, तो वहां पाया गया है कि स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अब हम लोग आखिरी केस देखते हैं जहां पे डिस्टॉर्शन नहीं होता। ठीक है, अब आ जाते हैं नो डिस्टॉर्शन एट ऑल, नो डिस्टॉर्शन केस, जहां पे कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं पाया गया। तो जब ऑर्बिटल सिमेट्रिकली फिल्ड होते हैं, तो वहां पे कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं पाया जा सकता है। जैसे कि D3 का केस, तो D3 आप लो स्पिन बनाए या हाई स्पिन बनाए, तो वो तो सेम ही तरीके से फिल्ड होता है। तो ये D3 का केस, यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, ऑर्बिटल सिमेट्रिकली फिल्ड है, इसलिए इसमें फर्दर स्प्लिटिंग नहीं होगी। उसके अलावा D5 का केस, ये D5 आप लिख लीजिए हाई स्पिन है। तो D5 में भी आप देख रहे हैं कि ऑर्बिटल सिमेट्रिकली फिल्ड है, सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर, इसलिए इसमें फर्दर स्प्लिटिंग नहीं होगी। उसके बाद फिर D6, ये D6 लो स्पिन का केस हो जाएगा।
इसमें क्या देख रहे हैं, ये भी ऑर्बिटल सिमेट्रिकली फिल्ड है, इसलिए इसमें फर्दर स्प्लिटिंग नहीं हो पाए। आखिरी आपका D10 हो जाएगा। ठीक है, ये भी ऑर्बिटल सिमेट्रिकली फिल्ड है। तो आपने जब पाया कि ऑर्बिटल सिमेट्रिकली फिल्ड होते हैं तो वहां पे कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं पाया गया। अगर डबली डिजेनरेट होता है ऑर्बिटल्स तो वहां पे स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पाया गया, और अगर ट्रिपली डिजेनरेट होता है ऑर्बिटल तो वहां पे वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पाया जाता है। ये लिख लीजिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि जब टेट्रागोनल इलोंगेशन होता है या जब जेड आउट होता है तो उस समय ऑर्बिटल्स कैसे फर्दर स्प्लिट करते हैं। हम लोग एक केस देख लेते हैं। ठीक है, ये आपके डी ऑर्बिटल्स है, मान लो हम D9 का केस डिस्कस कर रहे हैं। ये फर्दर, ये अगर लिगेंड्स के बीच में रिपल्शन है तो ये फर्दर क्या होता है, EG और T2G में ये ऑर्बिटल्स टूट जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने D9 का केस लिया है, ये T2G है और ये क्या है आपका EG है। यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो -4.4 डेल्टा नॉट होती है, यहाँ पे +0.6 डेल्टा नॉट होती है दोनों के बीच में। ठीक है, अब ऑर्बिटल्स को फिल किया गया है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जा रहा है, वो dz² के में जा रहा है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, dz² में जब आखिरी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मान लीजिए ये कोई मेटल है। ठीक है, ये इसके बॉन्ड्स हो गए। हम लोगों ने एक केस डिस्कस किया था कि जब जेड आउट होता है या फिर टेट्रागोनल इलोंगेशन होता है तो जब यहाँ पे क्या होता है, जब ऑर्बिटल्स को ये क्या कहते हैं, लिगेंड्स जब अप्रोच करते हैं जेड एक्सिस के अलोंग, तो जो कि वहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है तो वहाँ रिपल्शन ज्यादा होता है। तो लिगेंड्स जेड एक्सिस को ना अप्रोच करके क्या कहाँ से आएंगे, वो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग आएंगे। तो वहाँ ये क्योंकि अब लिगेंड्स जो है वो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, तो जो एक्स और वाई की एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी क्योंकि वहाँ रिपल्शन ज्यादा होगा, और जो जेड एक्सिस के अलोंग होगी उसकी एनर्जी घट जाएगी। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर अच्छा ऑर्बिटल्स बना लिया जाए, जो भी आप जिसमें भी z आ रहा है जिस भी ऑर्बिटल में उसकी एनर्जी नीचे हो जाएगी। अब लिख सकते हैं dxy dyz और ये dxz। तो यहाँ पे क्या हो गया, dyz और dxz की एनर्जी सबसे नीचे होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एनर्जी होगी आपकी dxy की। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपकी dz² की ऑर्बिटल आएंगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, dx² - y² में। ठीक है, तो इस तरीके से आप एनर्जी का अगर डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे dx² - y² की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर dz² की होगी, फिर आपकी dxy की होगी, फिर क्या होगी आपकी dyz और dxz की बराबर होगी। इस तरीके से टेट्रागोनल इलोंगेशन के केस में स्प्लिटिंग होती है। तो हम लोगों ने क्या देखा, dx² - y² के केस में सबसे ज्यादा एनर्जी है। अगर रिपल्शन ज्यादा होगा तो उस केस में एनर्जी इंक्रीज होगी। यहाँ पे क्या था कि z एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड हो रहा था, जिसकी वजह से अगर लिगेंड वहां से अप्रोच करता तो उसको रिपल्शन ज्यादा फेस करना पड़ता, तो वहां से ना अप्रोच करके वो xy एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहा है। तो xy एक्सिस के अलोंग भी तो इलेक्ट्रॉन्स है, वहां पे रिपल्शन होगा। रिपल्शन के कारण क्या हो रहा है, जब आखिरी इलेक्ट्रॉन xy एक्सिस के अलोंग अप्रोच कर रहा है तो dx² - y² की एनर्जी बढ़ गई है, dz², जिसमें भी z ऑर्बिटल आ रहे हैं उस ऑर्बिटल्स की एनर्जी घट गई। ये इसका एनर्जी का सीक्वेंस है, आप नोट डाउन कर लें। आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टेट्रागोनल कंप्रेशन का केस या जेडिन का केस। यहाँ पे मैंने अगेन D9 का एग्जांपल दिया। यहाँ पे आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, dx² - y² में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेटल में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, चूंकि dx² - y² में, तो xy पाथ को जो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन है
वो एक्स वाई डायरेक्शन में ना आकर के जेड डायरेक्शन से अप्रोच करे। इसकी वजह से क्या होगा कि जो डी जेड की जिस भी ऑर्बिटल में जेड होगा उसकी एनर्जी, चूंकि रिपल्शन जेड अलोंग एक्सिस के अलोंग ज्यादा हो रहा है तो जेड ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी, और जहां जो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग जो ऑर्बिटल्स होंगे उसकी एनर्जी घट जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि डी जेड स्क्वायर की एनर्जी मैक्सिमम है, उसके बाद डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, फिर डी वाई जेड और डी एक्स जेड की एनर्जी आ रही है, और सबसे कम डी एक्स वाई की एनर्जी। देखिए जैसे मेटल है, ठीक है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया, तो आप जान रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स वाई डायरेक्शन के अलोंग है, तो एक्स वाई डायरेक्शन में के अलोंग ये जो लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉन है वहां से अप्रोच ना करके जेड एक्सिस के अलोंग अप्रोच करता है। इसी की वजह से जेड एक्सिस के अलोंग क्या होता है, रिपल्शन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर रिपल्शन ज्यादा होगा तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। इसीलिए जेड एक्सिस के अलोंग जो ऑर्बिटल्स है उसकी एनर्जी आप उस ये डायग्राम में देख रहे हैं कि जेड अलोंग के एक्सिस जो भी ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी बढ़ गई, और जो एक्स वाई के अलोंग है उसकी एनर्जी घट गई। इसकी एनर्जी का सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सबसे पहले डी जेड स्क्वायर होगा, फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, फिर आपका हो जाएगा डी वाई जेड और डी एक्स जेड, इन दोनों की एनर्जी बराबर होगी, और लास्ट में क्या होगा डी एक्स वाई। ये आप नोट डाउन कर ले। उसके बाद हम लोग स्टैटिक और डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन और डायनेमिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को डिस्कस कर लेते हैं। ये किसी भी स्टेट में या कंडीशन में पाया जा सकता है, सॉलिड या सॉल्यूशन। ये ऑब्जर्व रूम टेम्परेचर पे ऑब्जर्व नहीं होता, इसके लिए आपको फ्रीजिंग टेम्परेचर चाहिए, तब आपको जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दिखेगा, क्योंकि वो डायनेमिक है, वो हमेशा अपना क्या कर रहा है, स्टेट चेंज करता जा रहा है। तो नेम इटसेल्फ डायनेमिक का मतलब चेंज होता है, स्टैटिक का मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा। ये आपका लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पे ये स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दिख सकता है, लेकिन ये सिर्फ फ्रीजिंग टेम्परेचर पे दिखेगा। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग और परमानेंट होता है। यहाँ पे इलोंगेशन और जो कंप्रेशन है वो क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है डायनेमिक के केस में। ये इलोंगेशन कंप्रेशन में चेंज हो जा रहा है, कंप्रेशन इलोंगेशन में चेंज हो रहा है। इसके एग्जाम्पल क्या है, CrH2O होल 6 2+, COCN होल 6 4-, CuNO2 होल 6 4-। इसके एग्जाम्पल हो गए FeH2O होल 6, TiH2O होल 6 3+, CuNO होल। इसमें आप देखेंगे सारे ट्रिपली डीजेनरेट। इसमें अगर आप देखेंगे जैसे Cr2+ का केस है, यहाँ पे तो वीक फील्ड लिगेंड है, यानी 3d5 4s1 होता है, यानी 3d4 हो गया। तो 3d4 आप देख रहे हैं, ये डबली डीजेनरेट का केस है। इसलिए जितने आपके स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जो शो करेंगे, जैसे कि डबली डीजेनरेट है, कोबाल्ट का भी आप देख सकते हैं, कोबाल्ट D7 3d7 4s2 होता है, यहाँ पे +2 है, यानी 3d7 अगेन डबली डीजेनरेट होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड ये लिगेंड है। इसी तरह आपका CONO2 हो जाएगा, अगेन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कॉपर का केस है, तो ये कितना हो जाएगा, D9 का केस आएगा, तो ये अगेन आपका क्या हो गया, ये आपका डबली डीजेनरेट। जो भी स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करेंगे वो स्टैटिक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो करते हैं। और ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग और परमानेंट होता है और हर टेम्परेचर पे ऑब्जर्व किया जा सकता है, सॉलिड स्टेट में भी, सोल्यूशन में भी। डायनेमिक क्या होता है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, और ये चेंज क्यों होता रहता है, क्योंकि जो एनर्जी गैप है ऑर्बिटल्स के बीच में वो बहुत ही कम है। तो आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो। हम लोग फिर मिलते हैं कोई एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।